नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं देवभूमि आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हमने भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला को शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमारे 2 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। जिसके अंतर्गत हमने लास्ट लेक्चर में बात करें तो अंतिम लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से कैबिनेट मिशन, ठीक है, भारत में जो कैबिनेट मिशन जो है भारत में आता है और अपना कार्य करता है, और साथ में ही अंतिम रूप से जो है अपनी रिपोर्ट कहाँ पर रखता है, वो ब्रिटिश संसद के सामने रखता है। साथ ही कुछ उसकी अनुशंसाएं भी थी, उसकी कुछ रिपोर्ट में क्या क्या उसने प्रमुख तौर से बातें बोली थी, उन सभी बातों को हमने अंतिम लेक्चर में देखा था। यदि उससे पहले भी बात करें तो उससे पहले हमने देखा था किस तरीके से यदि बात करें 1985 से 1885 से, यानी 1885 में क्या होता है दोस्तों, कांग्रेस का गठन होता है। कांग्रेस के गठन के बाद से लेकर हम देखते हैं किस तरह कंटिन्यू हर बार क्या होगा कि समय समय पर संविधान सभा के गठन की मांग जो है वो उठती रही, और अंतिम समय में जाके 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत में आता है, और वो जो है संविधान सभा की मार्ग संविधान सभा बनने का जो मार्ग होता है वो प्रशस्त वहां से होता है। ठीक है, तो थोड़ा हम रिवीजन करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या क्या देखा था, तो अंतिम लेक्चर की बात करें दोस्तों तो हमने देखा था मार्च 1946। मार्च 1946 में क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कैबिनेट मिशन होता है वो भारत में आता है। कैबिनेट मिशन के बारे में दोस्तों अंतिम लेक्चर में देख चुके थे सब कुछ ही। कैबिनेट मिशन आखिर क्या था, ये एक 3 सदस्यीय दल था जिसके अध्यक्ष कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। इसके अलावा इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसमें अपने सदस्य थे। ठीक है, साथ ही दोस्तों जब ये कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो कौन थे, तो क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से आते थे। इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया दोस्तों, इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया, भारत में जो विभिन्न परिस्थितियां थी उनका अध्ययन किया, और उनके अध्ययन करने के बाद उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में ये बोला गया कि अब भारत को जो है एक संविधान सभा की जरूरत है वहां के संविधान निर्माण के लिए। यानी अब क्या होगा दोस्तों, तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार एक संविधान सभा का निर्माण किया जाना था। उस संविधान सभा में दोस्तों कौन होने थे, तो संपूर्ण रूप से भारतीय सदस्य उसके होने थे। और भारतीय सदस्यों का जो चुनाव, आखिर सदस्य कौन होंगे, भारतीय होंगे, और वो सदस्य कौन होंगे, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, चुनाव। और चुनाव की बात करें तो कौन सी प्रणाली से होगा वो, तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से वो चुनाव होगा। और चुनाव में बात करें तो यहाँ पे टोटल 389, कितने 389 दोस्तों मेंबर यहाँ पे चुन के आने थे संविधान सभा के सदस्यों के लिए। और इनमें से यदि बात करें तो 389 को हमने बांट के देखा था। 292 मेंबर कौन थे, ये वो मेंबर थे दोस्तों उस ब्रिटिश, यानी यदि 292 4, ठीक है, और यहाँ पे बात करें 93, ठीक है 93। तो ये जो सदस्य होते थे दोनों, ये कहां से आते थे, ये आते थे ब्रिटिश भारत से। कहां से आते थे, ये ब्रिटिश भारत। और ब्रिटिश भारत में बात करें तो 292 सदस्य दोस्तों वहां से आते थे जहां पे आपका वायसराय का शासन होता था, मतलब वायसराय वहां की व्यवस्थाओं को देखा करता था। और जो 4 थे दोस्तों वो कौन थे, आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे, जैसे हमने नाम बताया था आपको। पहला था आपका दिल्ली, दूसरा कुर्ग, तीसरा बलूचिस्तान और चौथा अजमेर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होने थे, यहाँ पे होने थे चुनाव। ठीक है, तो अंतिम लेक्चर में हमने देखा था, हम आ गए थे चुनाव तक, जहां पे हमने देखा था कि अब क्या होने हैं, भारत में चुनाव होने हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज और थी, हमने अंतिम लेक्चर में बात की थी कि कैबिनेट मिशन जो है वो मुस्लिम लीग द्वारा कब स्वीकार किया जाता है। तो हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने जो है इसको स्वीकार कब किया गया था, तो इसने किया था 6 जून 1946 को। और साथ ही दोस्तों यदि बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस यानी भारतीय कांग्रेस ने इसको कब स्वीकार किया था, तो उसने किया था 25 जून 1946। ये 2 डेट है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट थी और एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसके बाद दोस्तों अब क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन जो है वो स्वीकार कर दिया गया भारतीयों द्वारा, ठीक है, अंतिम रूप से। और उसकी रिपोर्ट जो थी वो भी ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत हो चुकी थी। अब क्या होने थे, इसकी रिपोर्ट के अनुसार अब होने थे भारत में चुनाव। तो यहाँ से हमारा आज का लेक्चर शुरू होता है कि भारत में अब क्या होने हैं, चुनाव होने हैं। और चुनाव कितनी सीटों पर होने हैं, तो 296 सीटों पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज और है कि जो 93 सीट्स थी दोस्तों, और 93 सीटों में क्या होना था, यहाँ पे होना था, यहाँ पे मतलब चुनाव तो नहीं होगा यहाँ पे जो मनोनीत होंगे, कौन सदस्य क्या होंगे यहाँ पे मनोनीत। ठीक है, तो मनोनीत कौन करेगा इनको, तो इनको करेंगे वहां के राज प्रमुख। ठीक है, राज प्रमुख जो है वहां के सदस्य को क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। और मनोनीत करने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, एक समिति बनाई गई थी। आखिर राज प्रमुख कैसे मनोनीत करेगा, तो उसके लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम दोस्तों क्या था, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो थी आपकी समझौता समिति। क्या थी आपकी समझौता समिति।
ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। 389 सदस्य आपके चुनाव के लिए मतलब 389 आपके सदस्य चुने जाने थे कहाँ पे, संविधान सभा के लिए। उसमें से 292 सदस्य थे जो कहाँ से आते थे, ब्रिटिश भारत के ऐसे क्षेत्र से जहाँ पे आपके वायसराय का डायरेक्ट शासन होता था। 4 ऐसे आते थे क्षेत्र जहाँ पे आपका कमिश्नरी क्षेत्र होता था। कमिश्नरी मतलब वो आपका हैंडल किया जाता था डायरेक्ट कहाँ से, ब्रिटेन से। 93 क्या थे, तो 93 आपके थे देसी रियासतें। और देसी रियासतों से दोस्तों जो सदस्य चुन के आने थे आपके संविधान सभा के, उनका मनोनयन होना था किनके द्वारा, वहां के राष्ट्र प्रमुख द्वारा। और इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था समझौता समिति। ठीक है, आज का लेक्चर जो दोस्तों होगा वो हमारा होगा चुनाव पर। अब हम देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे चुनाव करवाए गए। तो दोस्तों हमने देखा कि जुलाई 1946 में क्या होने हैं यहाँ पे, चुनाव। चुनाव कितनी सीट्स पर होने हैं, तो हम देखेंगे 296 सीटों पर आकर ये चुनाव होने थे। ठीक है, 296 को उन्होंने 2 भाग में बांटा था, 292 और 4। ठीक है, तो 296 सीटों पर दोस्तों चुनाव संपन्न हुए, जिसके रिजल्ट यानी जिसके यदि परिणाम की बात करें तो वो आपके परिणाम कब आए, तो वो घोषित हुए आपके अगस्त माह में। कब हुए, अगस्त। देखो जुलाई में चुनाव होंगे, अगस्त में आपके इसके रिजल्ट आएंगे। और यदि इसके परिणाम की बात करें दोस्तों तो परिणाम क्या रहेंगे आपके 296 सीटों का। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों विभिन्न पार्टियां आपके चुनाव लड़ती हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख कौन होगी आपकी, कांग्रेस, और दूसरी होगी आपकी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। और तीसरे में अपन देखेंगे अन्य पार्टियों को। ठीक है, तो 296 में से दोस्तों जो आपके 208 सीटें थी, कितनी, 208 सीटें जी थी वो किसने जीती, कांग्रेस ने जीती। मुस्लिम लीग की बात करें तो 73 और अन्य सीटों की बात करें तो 15। ठीक है, तो ये जो सीटें हैं आपकी दोस्तों ये चुनाव का परिणाम रहेगी। परिणाम में आपकी 208 सीटें किसकी आएंगी, कांग्रेस की आएंगी, मुस्लिम लीग की 73 और अन्य की 15 सीटें। अब यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं दोस्तों बहुमत किसको मिला है, कांग्रेस को। मतलब अब जो सरकार का गठन होगा, जो अंतरिम सरकार का गठन होगा वो किसके नेतृत्व में होगा, कांग्रेस के नेतृत्व में होगा। और कांग्रेस का नेतृत्व इस समय किसके हाथों में था, तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू के ठीक है हाथों में। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों जो अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन किसके, नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 208 सीटें किसको मिली है, कांग्रेस को। यहाँ पे अब क्या होता है दोस्तों, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और देखनी है, जो मुस्लिम लीग थी, कौन, मुस्लिम लीग, इसको सीटें कितनी मिली यहाँ पे, 73। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज और देखने की जरूरत है कि इससे पहले जो कैबिनेट मिशन आई थी दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन ने एक चीज स्पष्ट बोली थी कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी कि हमारे लिए एक अलग से मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान का गठन किया जाए, तो कैबिनेट मिशन ने इसके लिए स्पष्ट मना कर दिया था कि कोई भी पाकिस्तान नाम का एक अलग से राज्य नहीं बनाया जाएगा। तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने यहाँ पे चुनाव तो लड़ा, लेकिन उसको 73 सीटें प्राप्त हुई मात्र। और उन 73 सीटों पर दोस्तों क्या हुआ कि जब ये 73 सीटें आई तो इनको लगा कि अब यहाँ पे हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा, इनकी सरकार नहीं बन पाई। तो ये लोग क्या किया कि इन लोगों ने फिर से संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। यानी अब यहाँ पे जो अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा दोस्तों, लेकिन इसमें क्या होगा, मुस्लिम लीग क्या करेंगे, इसका बहिष्कार करेगी। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतरिम सरकार का जो गठन किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो किया जाता है आपका 2 सितंबर। ठीक है, अगस्त में आपका रिजल्ट आया था और आगे चल के 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर दोस्तों 1946 को क्या होता है, आपकी सरकार का यहाँ पे गठन किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि जब ये होगा तो इस टाइम पे मुस्लिम लीग जो है वो इसमें भाग नहीं लेगी। ठीक है, जब मुस्लिम लीग भाग नहीं लेगी तो फिर आगे चल के वही बातें होंगी कि जो, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें क्या बोला था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों क्या करेंगी, आप इसमें भाग लेंगे। क्योंकि जब भारत देश आजाद हो रहा है तो वो सभी के लिए आजाद हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक पार्टी के लिए आजाद हो रहा हो। उसमें आजाद होने वाले मुस्लिम लीग भी रहेगी, और साथ में कांग्रेस के सदस्य भी रहेंगे, साथ में देशी रियासतें भी रहेंगी, और साथ में संपूर्ण भारत में जितने लोग रहते थे वो सभी आजाद हो रहे हैं। तो अगर एक बार बताओ कि संविधान बन रहा है और उस संविधान में यदि मुस्लिम लीग भाग ना ले तो क्या वो आगे प्रक्रिया चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो क्या हुआ कि आगे चल के फिर से इनके बीच एक समझौता बैठाया गया और इन लोगों में वो बातचीत आपस में कराई गई। तो आगे चलकर 26 अक्टूबर, कब, 26 अक्टूबर 1946 को इन लोगों की बैठक करने के बाद मुस्लिम लीग को राजी किया गया संविधान सभा में भाग लेने के लिए।
ठीक है, मुस्लिम लीग को क्या किया गया, यहाँ पे राजी किया गया कि आप जो है संविधान सभा में भाग लें और आपकी बात जो है यहाँ पे सुनी जाएगी। तो इस बात को लेकर मुस्लिम लीग ने क्या किया, 5 सदस्यों को, कितने, 5 सदस्यों को दोस्तों अपने संविधान सभा या फिर जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें शामिल किया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो मुस्लिम लीग ने अपने 5 सदस्य भेजे थे उनका मकसद कुछ और था। उनका मकसद क्या था, तो उनका मकसद था कि हम किसी ना किसी तरह से इस अंतरिम सरकार के अंदर प्रवेश करके इसकी जो कार्यवाही होंगी उसमें हम अवरोध उत्पन्न करें। ठीक है, इनका अभी भी जो स्टैंड था वो क्लियर था, हमारे लिए एक अलग से पाकिस्तान राष्ट्र। लेकिन चूंकि यदि वो सरकार से बाहर रहते तो वो इतना इफेक्टिव वर्क नहीं कर पाते, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, जो मोहम्मद अली जिन्ना की यदि बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उस टाइम पे क्या सोचा कि अपने 5 सदस्यों का मंत्री सरकार में भेज देते हैं और ये जो 5 सदस्य होंगे वो क्या करेंगे कि समय समय पर अपनी मांग को रखेंगे कहाँ पर, संविधान सभा के सामने, और वहां पर जो उनकी कार्रवाई होगी उसको कहीं ना कहीं बेदखल करने की कोशिश करेंगे। और आगे दोस्तों होगा भी यही, आगे चल के हम देखेंगे किस तरीके से जो 5 सदस्य होते हैं वो कार्रवाई को ढंग से नहीं चलने देते हैं और साथ ही साथ पूरे देश में एक दंगे वाला जो माहौल होता है दोस्तों वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हम आगे कहाँ तक, 26 अक्टूबर 1940 तक। देखो ये क्या होगा दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ना काफी कंफ्यूजिंग वाला कार्यक्रम है। आप इसको एक सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको याद रखने में ज्यादा आसानी होगी। कैसे कि कैसे आपका कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के बाद उसके चुनाव कब हुए, उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट कब आया, सरकार का गठन कब, उसकी बैठक कब हुई, मतलब इन सभी चीजों को आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर मतलब याद कर सकेंगे इस चीजों को। ठीक है, तो हम देखेंगे 26 अक्टूबर आ गया। अब 26 अक्टूबर को क्या हुआ, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जो है वो सरकार में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज और है दोस्तों, जब अंतरिम सरकार का यहाँ पे गठन किया जाएगा तो अंतरिम सरकार का गठन जो ध्यान रखना दोस्तों किसके नेतृत्व में किया, तो ये किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। मतलब ये कौन बनेंगे, तो ये बनेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे एक पूरा मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। हालांकि मंत्रिमंडल का गठन जो है आप कई बार एक बार एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी प्री एग्जाम में खासतौर से जो वनडे एग्जाम होते हैं कि कौन सा मंत्री किस पद पर था उस समय। तो अपन क्या करेंगे अभी या फिर इस लेक्चर के बाद या फिर आगे के लेक्चर अपन क्या करेंगे, इस मंत्रिमंडल को अलग से पढ़ेंगे कि आखिर आपको लगभग 7 से 8 से 10 नेता के नाम होंगे। ठीक है, आपको नेताओं के नाम याद रखने हैं और ये देखना है कि किस नेता के पास कौन सा विभाग था। तो उस चीज को अपन समय बेकार में करते हुए फिर आगे समझेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को मैं स्किप मारता हूँ। अभी क्या यहाँ पे मंत्रिमंडल अपन को पढ़ना है जो कि अपन आने वाले समय में पढ़ेंगे। अभी अपन मेन फोकस करते हैं अपने संविधान सभा के क्रिया पर। ठीक है, किस तरीके से उसने अपने कार्य किया आगे की ओर। तो यहाँ तक सारी चीजें दोस्तों आपको क्लियर हो रही है क्या, कि 26 अक्टूबर 1996 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल होते हैं और अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा कि किस तरह से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य जो हैं वो अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं और आगे चलकर अब क्या होती है दोस्तों, तो ये अंतरिम सरकार थी या फिर जो संविधान सभा थी दोस्तों। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें याद रखना दोस्तों, आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना कि अंतरिम सरकार क्या थी और संविधान सभा क्या थी। देखो जैसा कि हमने आपको बताया था संविधान सभा, हम क्या पढ़ रहे हैं संविधान सभा, लेकिन मैं बीच में नाम लेता हूँ क्या, अंतरिम सरकार। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आखिर ये अंतरिम सरकार और संविधान सभा अलग अलग तो नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अंतरिम सरकार और संविधान सभा एक ही चीज थी। अंतरिम सरकार क्या थी कि जब तक भारत में एक स्थायी सरकार नहीं बनी थी या फिर यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जब तक कोई सरकार नहीं बनाई जाएगी तब तक क्या होगा कि जो सदस्य अपनी संविधान सभा के लिए चुन के आए थे वही सदस्य आपके अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेंगे। तो यहाँ पे अंतरिम सरकार के जो सदस्य होंगे वही सदस्य आपके कहाँ पे होंगे, संविधान सभा में होंगे। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यदि मैं बोलूँ अंतरिम सरकार तो उसका मतलब भी क्या होगा, संविधान सभा। ठीक है, तो अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तारीख आती है आपकी, काफी इंपोर्टेंट तारीख है, कई बार आपसे पूछी भी जाती है और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। क्या है वो है आपकी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा या फिर अंतरिम सरकार की जब पहली बैठक हुई थी और इस पहली बैठक में दोस्तों क्या हुआ था कि यहाँ पर एक अध्यक्ष चुना जाना था। देखो सबसे पहले ये पहली बैठक होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछा जाए कि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कहाँ पर हुई, तो ये हुई आपकी दिल्ली पर। आप
वर्तमान में जो नई दिल्ली देखते हैं वो दिल्ली और नई दिल्ली एक ही है, ठीक है। तो जो दिल्ली है दोस्तों वहां पर आपकी बैठक होगी, दिल्ली में भी किस जगह पर, तो ये होगी आपकी काउंसिल चैम्बर, काउंसिल चैम्बर। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो 1946 यानी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में। यहाँ पे अध्यक्ष कौन होंगे, तो यहाँ पे अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे दोस्तों, तो ध्यान रखना सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, ये आपके संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे। क्या होता है कि देखो जब भी संविधान सभा चुन के आती है या फिर मान के चलो कोई भी एक मीटिंग होती है, तो भारतीय संस्कृति क्या बोलती है, भारतीय संस्कृति में क्या होता है दोस्तों, अपने यहाँ पे बड़े बुजुर्गों को क्या दिया जाता है, एक सम्मान दिया जाता है। तो हमारी जब अंतरिम सरकार बन के आई थी तो उसमें सबसे जो आपके वरिष्ठ सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्या हुआ दोस्तों, वहां पे उनको एक इज्जत देने के लिए और सम्मान देने के लिए उनको पहले क्या हुआ कि पहली बैठक में उनको अध्यक्ष के तौर पे रखा गया, यानी पहले अध्यक्ष इसके कौन रहेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा रहेंगे। लेकिन इसके 2 दिन बाद, कितने 2 दिन बाद जब इसकी दूसरी बैठक होती है, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि पुनः जब इसकी बैठक होती है 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को, तो 11 दिसंबर 1946 पर इसकी बैठक होती है। तो इसके अध्यक्ष जो है अब चुने जाएंगे सही तरीके से। ये कौन थे, ये अपन बोल सकते हैं ना, एक तरीके से कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो अपन श्री गणेश साइनामा करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से वही थे कि कार्य की शुरुआत करनी है, किसको बिठा लें, मान के चलो आपके अध्यक्ष पद की एक कुर्सी है, यहाँ पे आपके सारे ये मेंबर बैठे हुए हैं और यहाँ पे आपकी ये चेयर खाली पड़ी हुई है, तो इनमें से यहाँ पे कौन बैठने जाएगा, जो इन सभी अध्यक्षों को हैंडल मतलब जो सदस्यों को हैंडल करेगा या फिर इनका प्रतिनिधित्व करेगा। तो देखो ऐसे तो उसमें से चुन नहीं सकते, तो इनने क्या देखा कि सबसे वरिष्ठतम कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें चलो आप बैठो यहाँ पे, ठीक है। बैठाया कितने दिन तक, 2 दिन तक। उसके बाद अब इनको क्या करना था, कार्य शुरू करना था। तो चूंकि ये वृद्ध व्यक्ति थे तो इनसे मतलब कार्य अलग कर सकते थे, लेकिन ये इतनी एफिशिएंसी के साथ कार्य नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ, इनकी जगह पर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन, तो बात करें इसका संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कब, 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 के बाद मतलब अब अपनी जो अंतरिम सरकार होगी या फिर जो संविधान सभा होगी उसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया, ठीक। अंतरिम सरकार संविधान सभा में दोस्तों एक बात याद रखना कि जब भी अपने संविधान बनाने वाली बात आई या फिर संविधान को लेकर कोई चर्चा होगी तो वहां पे अपन वर्ड यूज करेंगे संविधान सभा। और जब वही सदस्य आपके देश की व्यवस्था के लिए कोई कार्य करते हैं या फिर सरकार से कोई डील करते हैं, ब्रिटिश सरकार से कोई डील करते हैं, तो वो काम करेंगे एक सरकार के फॉर्म में। सरकार क्या होती है और ये सारी चीजें हमने आपको जब राज्य की अवधारणा पढ़ाई थी तो उस टाइम पर मैं आपको काफी अच्छे से ये चीज समझाई हुई थी, ठीक है। तो कौन होंगे यहाँ पे अध्यक्ष, कौन होंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली तारीख आती है आपकी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को एक दोस्तों याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया, तो ये किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव अब क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना इसके बाद 2 दिन बाद फिर से क्या होगा, यहाँ पे बैठक होगी या फिर कार्यवाही इसके आगे चलेगी। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है कि हमने देखा हमारे पास संविधान सभा आ गई, संविधान सभा के सदस्य आ चुके हैं सारे, अब वो कार्य क्या करेंगे, तो कार्य करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले एक उद्देश्य बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है। जैसे मान के चलो आप कोई कार्य करना शुरू कर रहे हैं, आपने मान के चलो पढ़ाई करना शुरू की, क्या करना शुरू किया आपने, स्टडी करना शुरू की। अब स्टडी करने से पहले दोस्तों आपके दिमाग में कोई उद्देश्य होता है कि नहीं होता है, कोई गोल होता है कि नहीं होता है, कि आखिर हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपका उद्देश्य क्या होता है, एक सभ्य नागरिक बनना, ठीक है। इसके साथ ही बात करें एक अच्छी जो अपन बात करें सरकारी नौकरी, ठीक है, या फिर जॉब जो होती है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, ठीक है। मतलब ये सारे आपके क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो आप कोई भी कार्य करते हो एक उद्देश्य को दिमाग में लेके करते हैं कि हम इस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना है। तो इसी प्रकार जब संविधान सभा आपकी संसद भवन में बैठी, संसद में बैठी, तो उसके सामने क्या उद्देश्य होंगे, वो किन परिस्थितियों में कार्य करेंगे और किन किन चीजों को अपने दिमाग में लेकर कार्य करेगी। जैसे मान के चलो उस समय की बात करें तो उस समय जो है भारत गुलामी से बाहर निकल रहा था, ठीक है। भारत जो है काफी कम से कम 200 साल की गुलामी झेल कर क्या है बाहर निकलने वाला था। तो उसके किस तरीके से उसका विकास किया जाना चाहिए,
कौन कौन से उसमें न्याय अपनाने चाहिए, जैसे न्याय की बात होगी, स्वतंत्रता की बात होगी, तो उन सभी उद्देश्यों को देखकर और साथ ही साथ क्या होगा कि भारत के जितने भी नागरिक होंगे उन सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए और उनको पूर्ण स्वतंत्रता मिल सके। इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन सभी उद्देश्यों को दिमाग में रखा गया और संविधान सभा ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है। तो यदि देखो उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों, अभी वर्तमान में आप देखें तो आप वर्तमान में जो प्रस्तावना देखते हैं हमारे संविधान सभा की जो प्रस्तावना होती है, भारत के लोग भारत के संपूर्ण संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष, मतलब ये पूरी जो प्रस्तावना है वो जो प्रस्तावना है दोस्तों वही आपकी क्या होगी, उद्देश्य प्रस्ताव होगा। यानी अपन इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि उस समय का जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था अपनी संविधान सभा के सामने वही आगे चलकर हमारे संविधान के लिए एक प्रस्तावना का कार्य करेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को, और इसके बाद ध्यान रखना तो 22 जनवरी कब, 22 जनवरी 46 का 47 आएगा, तो 22 जनवरी 1947 को क्या है जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो हमारे संसद भवन या फिर जो संविधान सभा की जो बैठक होती है उसके द्वारा पास कर दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा पास किया गया, हमारी संविधान सभा के द्वारा पास किया गया क्या, उद्देश्य प्रस्ताव को कब, 22 जनवरी 1947 को। हमारे संविधान सभा की एक विशेषता और याद रखना दोस्तों कि हमारे संविधान सभा में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, जितने भी बिल पर या फिर विधेयक पर या फिर किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा होती थी तो वो बहुमत के आधार पर नहीं होती थी, वो होती थी चर्चा यानी सहमति के आधार पर। ऐसा नहीं होगा कि मान लो चलो कोई प्रस्ताव रखा उसको 50% +1 मिल गया तो फिर पास हो गया, नहीं, वहां पे क्या हो जाती थी, सभी लोगों की आम सहमति ली जाती थी। जब सभी लोग सहमत हो जाते थे तब जाके अपना प्रस्ताव पास किया जाता था। अगर कोई व्यक्ति उससे असहमत है तो वो अपना क्या करता था, प्रश्न खड़ा करता था और उस पर जो है जितने भी सदस्य होते थे वो उस पर विचार करते थे कि आखिर इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो उससे सहमत हो सके। तो उन सभी प्रस्ताव, उन सभी जो संशोधनों के बाद जो है किसी प्रस्ताव को पास किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पता चल गया कि उद्देश्य प्रस्ताव को पास कब किया गया दोस्तों, तो 22 जनवरी 1947 को। अब 22 जनवरी 1947 का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारी संविधान सभा अच्छे से काम कर ही रही थी, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कार्य करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो संविधान सभा के सामने चैलेंज था या फिर जो अपन बोल सकते हैं अड़ंगा बन के जो बैठा था वो बैठी थी कौन, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग क्या कर रही थी दोस्तों इस समय, तो इस समय मुस्लिम लीग जो है भारत के जो या फिर संविधान सभा बोलते हैं उसको ढंग से कार्य नहीं करने दे रही थी और उसका उद्देश्य ही था, क्या उद्देश्य था कि संविधान सभा में पहुंचकर वहां की कार्रवाई है उसको कहीं ना कहीं बाधित करे। ठीक है, तो आगे चल के क्या किया जाएगा कि ये काफी तरीके से संविधान सभा की कार्रवाई को जो है बाधित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाहर यानी यदि हम बात करें संविधान सभा के बाहर मोहम्मद अली जिन्ना जो है दोस्तों वो भी क्या करते हैं, बैकग्राउंड में रह के काफी जो लोगों के बीच में जो है उग्र प्रदर्शन करते हैं, किसको लेकर, पाकिस्तान को लेकर, यानी हमें तो अलग से राष्ट्र चाहिए वो होगा क्या, हमारा पाकिस्तान। तो देश में क्या होता है, काफी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जगह जगह दंगे भी होते हैं। आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे गांधी जी किस तरीके से बिहार भी जाते हैं दंगे शांत करवाने के लिए। ठीक है, और जगह जगह जो है हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। ठीक है, और उन दंगों के पीछे दोस्तों क्या वजह थी, तो एक ही वजह थी, वो थी आपकी पाकिस्तान राष्ट्र की मांग, यानी पृथक से एक मुस्लिम राष्ट्र की गठन किया जाए जो कि आपका क्या होगा, पाकिस्तान, यानी मुस्लिम बाहुल राज्यों को मिला के पाकिस्तान का गठन किया जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम फिर देखते हैं आगे चल के दोस्तों कि जब 22 जनवरी को हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है फिर क्या होता है कि देश में काफी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके उपरांत जो उस समय ध्यान रखना हमारे दोस्तों जो बात करें उस समय वायसराय, उस समय वायसराय कौन थे हमारे, तो वायसराय थे, आपने नाम सुना होगा लॉर्ड डेविड, लॉर्ड डेविड। लॉर्ड ध्यान रखना दोस्तों ये कोई नाम नहीं था, ये एक उपाधि हुआ करती थी। लॉर्ड क्या थी, उपाधि थी जो कि आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी। उनका नाम क्या था, बेवेल था। ठीक है, और लॉर्ड क्या थी उनकी उपाधि थी। तो बेवेल जो थे उस समय कौन थे, आपके वायसराय थे। लेकिन इसी समय क्या होता है कि बेवेल का जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उनको वापस बुला लिया जाता है और 12 फरवरी, ये डेट याद रखना काफी ज्यादा एग्जाम में कई बार हो सकता है पूछ भी ले, 12 जनवरी 1947 को जो है आपने एक वायसराय का नाम सुना होगा, काफी इंपोर्टेंट है, माउंटबेटन।
माउंटबेटन जो है वायसराय बन के कहाँ आते हैं, भारत आते हैं कब, 20 फरवरी 1947 को, क्योंकि भारत की जो परिस्थितियां होती है काफी विकट परिस्थितियां हो जाती हैं और यहाँ पे जो है बेवेल जो है कंडीशन को नहीं संभाल पाते हैं और उनका जो है स्थानांतरण करके किसको लाया जाता है, माउंटबेटन में बुलाया जाता है। अब माउंटबेटन दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पे आके कि इसके बाद माउंटबेटन तो देखो ये बात पहले से हो चुकी थी कि भारत देश को आजाद करना है, ठीक है। इसके साथ ही क्या हुआ कि एक घटना होती है 20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा किया जाता है, उनके द्वारा घोषणा की जाती है। और घोषणा क्या की जाती है कि घोषणा की जाती है कि आने वाले यानी 1948 का, 1948 में ही बात करें जून, तो जून 1948 में जो है भारत देश को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, यानी भारत को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान कर दी जाएगी कब, जून 1948 तक। जब ये बात दोस्तों घोषणा की गई तो इस समय मुस्लिम लीग जो था वो और ज्यादा उग्र हो गया, उसे लगने लगा कि देखो हम सरकार में तो वैसे भी नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम जून 1948 को भारत देश को आजाद कर रहे हैं, तो अगर मान के चलो आजाद होने से पहले वो अपना पाकिस्तान राष्ट्र जो नहीं बना पाए तो फिर क्या होगा उनका। तो इस समय क्या हुए आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया दोस्तों, किसको लेके, पाकिस्तान राष्ट्र की मांग को लेके। तो इस समय क्या हुआ कि कंडीशन जो परिस्थितियां थी वो और ज्यादा विकट रूप धारण कर लेती हैं और आगे चलकर अंततः 3 जून, हालांकि आप जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इस चीज को काफी डीपली पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप देखेंगे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस वगैरह मनाया जाता है, लेकिन अपन को क्या है एक जनरल नॉलेज लेनी है चीजों के बारे में। तो हम देखेंगे कि आगे चल के 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना पेश की जाती है, माउंटबेटन योजना, या इसी को बोला जाता है 3rd जून प्लान। क्या बोला जाता है इसको, 3rd जून प्लान, 3rd जून, 3rd जून प्लान को दोस्तों इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत ध्यान रखना जो संपूर्ण भारत था उसको 2 राष्ट्रों में, 2 डोमिनियन स्टेट में बांटा गया। हालांकि ये डोमिनियन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपके हिस्ट्री के शब्द हैं जो कि आप उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। 2 डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाता है और साथ ही साथ जितनी भी देशी रियासतें थी, देशी रियासत, उन सभी को भी आजाद किया जाता है। आजाद तो करो पहले से थी, लेकिन उनके सामने क्या किया जाता है, एक ऑप्शन रखे जाते हैं कि आप चाहो तो भारत में शामिल हो, आप चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो और आप चाहो तो अपने आप को स्वतंत्र बना रख कर भी अपना अस्तित्व बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी माउंटबेटन योजना थी जो कि 3 जून 1947 को पेश की गई। इसके बाद दोस्तों भारत जो है आगे चलकर ये कंफर्म हो चुका था कि अब भारत जो है 2 भागों में बढ़ जाएगा, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ध्यान रखना दोस्तों अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मेनली संविधान सभा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम संविधान सभा के टॉपिक से थोड़ा दूर हट गए हैं। क्यों हट गए, क्योंकि इस समय जो है संविधान सभा अपना कार्य नहीं कर पा रही थी। क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा देश में दंगे हो रहे थे। तो आखिर हम वो समय पढ़ रहे हैं कि आखिर संविधान सभा क्यों अपना कार्य नहीं कर पा रही थी। तो इतने सारे दंगों के बीच में संविधान सभा अपना कार्य कैसे करेगी। तो इस वजह से दोस्तों क्या हुआ, आगे चल के जब ये दंगे शांत हो जाएंगे, पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन जाएगा, तो उसके बाद जो है संविधान सभा फिर से अपना कार्य करना शुरू करेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है दोस्तों। आपको एक डेट और आती है 18 जुलाई, 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को क्या होता है, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है और उस अधिनियम के द्वारा ये चीज घोषणा कर दी जाती है कि आने वाली 15 अगस्त को जो है भारत देश को आजाद कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखो एक चीज हुई, 2 घोषणाएं हुई थी। पहली आपकी घोषणा कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 18 फरवरी। 18 फरवरी को क्या बोला गया था कि हम भारत को जून 1948 तक आजाद करेंगे, लेकिन भारत देश में इतनी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि भारत को जो है 15 अगस्त 1947 को ही आजाद करना पड़ता है। तो इसके लिए 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ कि यहाँ पे एक अधिनियम पारित किया गया, कहाँ पे, ब्रिटेन गवर्नमेंट में। और इसके बाद ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, 22 जुलाई 1947 को भारत का एक जो अपन बोल सकते हैं तिरंगा जो था उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट डेट है और कई बार बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया अपना जो है तिरंगा, ठीक है। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मंजूरी कब मिली, तो वो मिलेगी आपकी 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो ठीक है, 22 जुलाई के बाद फिर हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है 15 अगस्त कब, 15 अगस्त 1947 को जो है भारत देश आजाद हो जाता है।
अब इसके बाद जो है भारत देश आज़ाद हो जाने के बाद अब जो हमारी संविधान सभा है, अब उसका मेन फोकस हो सकेगा कहाँ पे, हमारे संविधान निर्माण पर। तो संविधान निर्माण पर अब इसका जो है मेन फोकस हो सकेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं अब हमारे जो संविधान सभा है उसके द्वारा क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की समितियां गठित की जाती हैं। समितियां क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम भारत देश का संविधान अगर बना रहे हैं तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना रहे हैं या किसी एक विशेष वर्ग समुदाय के लिए नहीं बना रहे हैं। हम भारत का अपना संविधान बना रहे हैं संपूर्ण भारत के लिए। और संपूर्ण भारत की बात करें तो उस समय लगभग आपकी 36 से 38 करोड़ आपकी जनसंख्या थी। तो 38 करोड़ लोगों के लिए आप भारत का संविधान बना रहे हो तो आपको विभिन्न पहलुओं पर ध्यान करना पड़ेगा, विभिन्न पहलुओं पर आपको चर्चा और साथ ही विशेष अध्ययन भी करना पड़ेगा। तो उन सभी चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि किसी व्यक्ति का कोई अधिकार न छूट जाए, कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से वंचित न रह जाए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ कि कई सारी विशेष समितियों का गठन किया गया, जिनमें से कुछ विशेष समितियां जो थी इनका अध्ययन अभी हम करने वाले हैं। और साथ ही साथ उसमें से एक महत्वपूर्ण आपकी समिति रहेगी, वो रहेगी आपकी प्रारूप समिति। तो मेन फोकस जो रहेगा वो हमारा प्रारूप समिति पढ़ने पर रहेगा, लेकिन उसके साथ हम जो इसकी अन्य समितियां हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ समितियों के नाम लिखे हैं। ये वही समितियाँ दोस्तों जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, समितियों को जो अपने उस टाइम पे जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके नाम के आधार पर बांटा है। क्या होता है कि कई बार कन्फ्यूजन होते आगे, ठीक है। तो हम देखेंगे किसी एक जो अपना संविधान सदस्य था या फिर जो संविधान सभा का सदस्य था उसके पास कौन कौन सी समितियाँ थी, तो उससे क्या होगा आपको याद करने में आसानी होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट समिति जो थी वो थी आपकी प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। आपके भीमराव अम्बेडकर कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके साथ ही दोस्तों क्या हुआ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके पास कौन कौन सी समितियां थी, तो उनके पास एक होगी संघीय संविधान समिति, दूसरी होगी संघ शक्ति समिति, तीसरी होगी राज्य समिति। अब देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, देश के प्रधानमंत्री थे। और देश के पास में हमें पता है दो इंपोर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक होता है आपका संघ, एक होता है राज्य, ठीक है। तो संघ और राज्य से संबंधित दोनों चीजें होंगी वो किसके पास होंगी, आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास यानी प्रधानमंत्री के पास। तो कौन सी होगी, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और उसके बाद आपकी राज्य समिति। इसके बाद दोस्तों तीसरा बात करें तो वो होगा आपका कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको कि लौह पुरुष भी बोला जाता है। हम जानते हैं कि आज हमें जो भारत का जो वर्तमान स्वरूप दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जब हम राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं वो देश की तमाम रियासतों को मिला के एक अखंड भारत या फिर संपूर्ण भारत का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको भारत का लौह पुरुष भी बोला जाता है, इनके पास कौन कौन सी समितियां थी, तो इनके पास एक होगी प्रांतीय संविधान समिति और दूसरी होगी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना दोस्तों, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति यदि पूरी एक साथ होगी तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यदि मूल अधिकार समिति अलग अलग से पूछी है तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे, जे बी कृपलानी। इसके बाद दोस्तों जो अल्पसंख्यक समिति है, यदि अल्पसंख्यक समिति को अलग से पूछा जाए तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे, एच सी मुखर्जी, ठीक है। तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन होंगे आपके, तो आपके कौन होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, जे बी कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, एच सी मुखर्जी, ठीक है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी होंगे, साथ ही साथ ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो ये जो थे इनके पास कौन कौन सी समिति थी, तो प्रक्रिया नियम समिति। देखो संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो सीधी सी बात है नियम भी कौन बनाएंगे, वही बनाएंगे। तो प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संचालन भी वही करेंगे तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासत समिति यानी देशी रियासतों के गठन को लेकर एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष भी कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद दोस्तों झंडा समिति, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो समितियां दोस्तों इनके नाम आपको याद रखना है, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसके बारे में अपन को पढ़ना है वो कौन होगी, आपकी प्रारूप समिति, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी समितियां समझ में आई होंगी। तो अब हमें दोस्तों यहाँ पे पढ़ना प्रारूप समिति के बारे में। तो प्रारूप समिति के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर करना है, वो है प्रारूप। तो प्रारूप क्या होता है दोस्तों, एक चीज याद रखना आप, जब हमारे संविधान सभा का गठन किया गया कब, तो संविधान सभा का जब गठन किया गया था और उसके साथ ही जब दोस्तों उसकी दूसरी बैठक हुई थी यानी 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था दोस्तों, देश के यानी
जो संविधान सभा के लिए जब संविधान बन रहा था, तो उसके जो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे, वो कौन बनाए गए थे? आपको पता होगा बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे दोस्तों, वो कौन थे? आपके संवैधानिक सलाहकार बनाए जाएंगे। आपके जो संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया जा रहा था, उसके संवैधानिक सलाहकार कौन होंगे? बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे दोस्तों, को ध्यान रखें, यूनाइटेड नेशन जो है आपके उसके सदस्य भी थे उस समय। और साथ ही साथ बी.एन. राव जो है दोस्तों, इनके द्वारा जो शायद बर्मा या म्यांमार का जो संविधान बनाया जाता है, उसमें भी इनका प्रमुख योगदान रहता है। तो बी.एन. राव के द्वारा दोस्तों क्या किया गया था? हमारे देश का जो संविधान था उसका प्रारूप तैयार किया गया। तो यदि एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है उसका प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, तो वो किया गया था बी.एन. राव के द्वारा। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब ये जो प्रारूप तो तैयार हो गया, लेकिन अब इस प्रारूप पर चर्चा होनी थी। इस प्रारूप की जांच, मतलब जांच या फिर ये बोल सकते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं और साथ में इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी जानी चाहिए। मतलब इस पर गहन विस्तृत अध्ययन के लिए दोस्तों एक समिति बनाई गई। क्या होगा कि प्रारूप तो तैयार हो गया, लेकिन अब उसका विस्तृत अध्ययन भी तो करना है। तो उसके विस्तृत अध्ययन के लिए दोस्तों क्या की गई? एक समिति बनाई गई। कौन सी? प्रारूप समिति। तो दोनों चीजें अलग हैं। प्रारूप तैयार करेंगे बी.एन. राव, जबकि प्रारूप समिति जो होगी वो किसकी अध्यक्षता में गठित होगी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित होगी। अब ये जो प्रारूप समिति का गठन है दोस्तों, ठीक है, तो ये कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, ध्यान रखना, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। इसका कार्य क्या था हम बता चुके हैं कि जो प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा, उस पर गहन अध्ययन करना और विश्लेषण करना उसका क्या था? काम था। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब प्रारूप समिति जो थी दोस्तों, वो एक 7 सदस्यीय समिति थी, जिसमें अध्यक्ष सहित यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। तो इसके अलावा दोस्तों है कि इसमें क्या है कि 6 सदस्य आपके और होंगे। ठीक है, तो पहले सदस्य हो गए आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे सदस्य कौन होंगे? तो दूसरे सदस्य आपके होंगे गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर जो होंगे आपके दूसरे सदस्य होंगे। तीसरे सदस्य की यदि बात करें तो आपके कौन होंगे? के.एम. मुंशी। ठीक है, दूसरे सदस्य आपके कौन होंगे? के.एम. मुंशी। और तीसरे सदस्य देखें तो वो होंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, 4 सदस्य हो गए। 5वें सदस्य की बात करेंगे तो वो होंगे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह इसके 5वें सदस्य होंगे। ये जो 5 सदस्य हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इनको आपको अलग पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो अंतिम 2 सदस्य होंगे वो आपके क्या होंगे? कुछ समय बाद चेंज हो जाएंगे। तो आपको जो 6वें सदस्य, कब? जब अपनी समिति गठित हुई थी। तो समिति गठित होने के समय इसके 6वें सदस्य कौन थे? तो ध्यान रखना, 6वें सदस्य आपके यहाँ पे जो रहेंगे वो रहेंगे क्या नाम था उनका? बी.एल. मित्र। बी.एल. मित्र। और 7वें सदस्य जो रहेंगे वो रहेंगे आपके डी.पी. खेतान। तो 7 सदस्य। यदि ध्यान रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यदि बात करें पीएससी में, मध्य प्रदेश लोक सेवा की जो मुख्य परीक्षा होती है, उसमें डायरेक्ट रूप से प्रारूप समिति को जो आपका 6 नंबर में कभी पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है? प्रारूप समिति के बारे में बताइए। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा इसका गठन कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों गठित की गई, इसके सदस्य कौन थे, और आखिरकार इसने अपनी नींव कब गठित की गई, इसने रिपोर्ट वगैरह कब सौंपी। तो उन सभी चीजों को आपको बताना पड़ता है। तो इसके 7 सदस्य कौन कौन से होंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष। ठीक है, इसके कौन होंगे? अध्यक्ष गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र और टी.पी. खेतान। बी.एल. मित्र जो होंगे दोस्तों, इनके स्थान पर कुछ समय बाद एक नए सदस्य लाए जाएंगे। कौन होंगे आपके? एन माधव राव। ठीक है, इसी प्रकार डी.पी. खेतान की जगह भी आपके एक नए सदस्य लाए जाएंगे। उनका नाम क्या होगा? तो उनका नाम होगा टी.टी. कृष्णाभिचारी। ठीक है, तो ये आपके 7 सदस्य हो गए अंतिम तौर पर।
तो इन 7 सदस्यों ने दोस्तों क्या किया, अपना कार्य करना शुरू किया, और कार्य करते हुए जब ये अपने अंतिम परिणाम पर पहुंचे, तो इनने अपनी जो अंतिम रिपोर्ट है वो कब जारी की, या फिर कब अपनी रिपोर्ट सौंपी संविधान सभा के समक्ष, तो वो सौंपेंगे आपकी 21 फरवरी, कब सौंपेंगे, 21 फरवरी 1948। यानी 21 फरवरी 1948 को हम बोल सकते हैं कि संविधान सभा है उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो आपको संविधान सभा, सॉरी, जो आपकी प्रारूप समिति होगी, तो प्रारूप समिति के बारे में आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 19 अगस्त 1947। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका प्रमुख उद्देश्य होगा वो क्या होगा कि ये जो प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा, BN राव के द्वारा, ठीक है, उस पर क्या करना, गहन अध्ययन करना या फिर उसका विश्लेषण करना, ठीक है, विश्लेषण करना। साथ ही प्रारूप किस तरीके से तैयार, यानी अब प्रारूप ने तैयार कर दिया, उस प्रारूप में क्या चीजें जोड़ी जानी चाहिए, क्या चीजें हटाई जानी चाहिए, वो सब चीजें कौन करेगी, प्रारूप समिति करेगी। तो प्रारूप समिति जो गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947। 7 सदस्य कौन होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, जिनकी जगह कौन आएंगे, N माधवराव, और DP खेतान, इनकी जगह कौन आएंगे, TT कृष्णाचारी। ठीक है, ये आपके प्रारूप समिति यहाँ पे पूरी होती है। अब क्या हुआ दोस्तों, प्रारूप समिति तो हो गई अपनी, यानी इसके बाद हमारा जो संविधान सभा है उसका कार्य निरंतर चलता रहा, और अंतिम तौर पर जो है संविधान सभा द्वारा अब हमारा जो संविधान है वो तैयार हो जाएगा। तो अब इसका दोस्तों क्या हुआ कि प्रारूप समिति ने हमारा कार्य करना शुरू कर दिया था, प्रारूप समिति की रिपोर्ट भी सौंप दी जाती है। उसके बाद अब क्या होता है कि हमारी संविधान सभा कार्य करती है, और कार्य करते हुए अंतिम तौर पर हमारे लिए एक संविधान का निर्माण करती है। हालांकि इसमें कई सारे वाद होते हैं, उन सभी वादों को अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रमुख रूप से अपन को कुछ फैक्ट वगैरह याद रखने हैं। जैसे मान के चलो हमारा जब संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जा रहा था, तो उस समय उसके दोस्तों पूरे, यानी जब संविधान का कितने वाचन हुए, तो ध्यान रखना 3 वाचन हुए। कितने, डेट वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कब पूछी भी नहीं जाती, फिर याद रखना कि कुल कितने वाचन हुए आपके, 3 वाचन होंगे। साथ ही अधिवेशन पूछे तो कितने होंगे, 11 अधिवेशन होंगे। यानी हमारे संविधान सभा के लिए कुल कितने अधिवेशन बुलाए गए, 11 अधिवेशन बुलाए गए। यदि 11वें अधिवेशन की बात करें तो वो कब होगा आपका, तो वो होगा आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, जो अंतिम अधिवेशन था। इसके बाद दोस्तों यदि बात करें तो हमारी संविधान ने भारत का संविधान बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। यानी 60 देशों का संविधान अध्ययन करने के बाद हमारे लिए आज जो हम संविधान देखते हैं वो कहीं ना कहीं बनाया जा सका, ठीक है। तो ये 60 क्या थे देश। इसके अलावा यदि बात करें तो 64 लाख, ठीक है, 64 लाख रुपए का दोस्तों उस समय खर्च आया था भारत का संविधान निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो 64 लाख रुपए इसके क्या किए गए थे, खर्च किए गए थे। और उसके बाद अंतिम तौर पर, कब, अंतिम तौर पर जब इसका 11वां अधिवेशन किया गया, कब, 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को। 11वां अधिवेशन जब 26 नवंबर 1949 को किया गया, तो अंतिम रूप से हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ। यानी हम बात करें तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ हमारा, तो वो हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो इसको अपन बोल सकते हैं 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत हुआ। अंगीकृत मतलब बन के तैयार हो गया था ये, मतलब अब इसको क्या किया जाना था, केवल इसको लॉन्चिंग की जानी थी इसकी। तो लॉन्चिंग की बात करें तो क्या हुआ था दोस्तों कि वैसे तो हमारा संविधान अगर देखा जाए प्रॉपर तरीके से तो 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना आपने पढ़ी होगी, वो है आपकी 26 जनवरी 1929 की। 26 जनवरी 1929 की, उम्मीद है आपने ये चीज अच्छे से पढ़ी होगी। तो 26 जनवरी 1929 को क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। सॉरी, ये तिरंगा फहराया गया था आपका 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा फहराया गया। और तिरंगा फहराने के साथ ही क्या हुआ दोस्तों, उनके द्वारा घोषणा की गई, क्या घोषणा की गई कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं, परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि 26 जनवरी 1930 को हमें स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। लेकिन क्या हुआ कि आगे चलकर इस तिथि को यादगार बनाने के लिए, क्या, इस तिथि को यादगार बनाने के लिए
हमारा जो संविधान था जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार किया गया था, अब उसको जो है उसको लॉन्च या फिर उसको अपन बात करें उसको कब लागू किया जाएगा, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको लागू किया जाएगा 26 जनवरी 1950 को। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। चूंकि 26 जनवरी 1930 को हमने क्या घोषणा की थी, स्वतंत्रता दिवस की थी कि नहीं की थी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस कब माना गया था अपने यहाँ पे, 15 अगस्त। ठीक है, अब क्या हुआ था, क्योंकि हम शुरुआत से जो अपन एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि हमें 26 जनवरी 1930 को हम घोषणा कर चुके थे, लेकिन हमारा जो भारत देश आजाद हुआ था वो था 15 अगस्त को। अब हमें इस तारीख को यादगार बनाने के लिए क्या करना पड़ा कि अपना संविधान जो है लागू किया कब, 26 जनवरी 1950 को, और इसको हमने मनाया गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के गणतंत्र दिवस के रूप में हमारा 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। और इस समय जब हमारा भारत देश, ठीक है, का संविधान को लागू किया गया, तो उस समय को ध्यान रखना, आर्टिकल की बात करें तो 395 आर्टिकल, ठीक है, और अनुसूची की बात करें तो 8 अनुसूची, और भाग की बात करें तो आपके 22 भाग। ठीक है, कितने भाई इस टाइम पे भाग थे, तो 22 भाग थे। ठीक है, ये आपके उस समय वर्तमान उस समय यदि बात की जाए तब 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान की ये कुछ हालत थी। मतलब उसमें कितने आर्टिकल थे, तो 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूची में विभाजित था और 22 भाग इसके थे। तो यहाँ तक दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से भारत जो है, भारत की जो संविधान सभा होती है वो संविधान निर्माण का कार्य करती है, और अंतिम तौर पर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा भारत का संविधान जो है तैयार किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय संविधान को लेकर कुछ छोटे मोटे फैक्ट भी हैं जो अपन को याद रखने, जैसे वर्तमान में आपके आर्टिकल कितने होंगे, अनुसूची क्या होंगी। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे आने वाले जो अगला लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। इसके साथ ही कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और हैं दोस्तों इसको लेकर, जो कि लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से उसको हम अभी आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, और आने वाला जो लेक्चर होगा आपका कल का जो लेक्चर होगा उसमें और चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें कैसी लगी, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, यदि आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो आप वो चीज़ पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, इससे आगे करेंगे कंटिन्यू। तब तक के लिए नमस्कार।